दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, या तो यह सरकार अर्थव्यवस्था को चलाना और संभालना नहीं जानती है, या फिर यह सरकार अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए सिर्फ अपना और अपने करीबी कॉर्पोरेट मित्रों के खजाने में पैसा डालती चली जाती है। उनकी रईसी में कोई कमी आनी नहीं चाहिए, इस दिशा में वह कानून के हिसाब से भी काम करती है, यानी कानून भी एक वक्त के बाद उसका अपना हो जाता है। इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक बैंक जब डूब रहे हैं तो डूबने की वजह क्या है, बैंक ने किसको कर्ज दिया, बैंक ने कर्ज किसके कहने पर दिया, और बैंक जब कर्ज वसूलने गई तो फिर कर्ज लेने वाले ने कर्ज लौटाने से इनकार क्यों कर दिया, और जब इनकार कर दिया तो सरकार ने बैंकों को क्यों कहा आप अपनी बुक को ठीक कर लीजिए, हम कुछ पैसा आपको दे देते हैं। बैंकों ने अपनी बुक ठीक करके फिर से सरकार के सामने हथेली फैला दी और सरकार ने इधर उधर से कुछ पैसे बैंक में और डाल दिए, कुछ रियायत बोर्ड को भी दे दी, कुछ डायरेक्टर्स को भी दे दी। और यह एक ऐसा सिलसिला इस देश के भीतर में है जो बीते 6 बरस से इस देश की इकोनॉमी को सिर्फ खोखला नहीं कर चुका है, बल्कि जहां पर इस देश के हजारों हजार लोगों के पैसे जमा है बैंकों में, वो पैसा किस चिल्लर भाव से बिजनेस पर्संस को दे दिया जाता है और वो नहीं लौटाते हैं तो सरकार भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। क्योंकि हमने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक देखा, हमने यस बैंक देखा, अब हमारे सामने लक्ष्मी विलास बैंक भी सामने है। जिम्मेदार है कौन? नीतियां जो बना रहा है वही जिम्मेदार है या फिर स्थिति कुछ और है? हमें लगता है कि आज इसके समूचे कच्चे चिट्ठे को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि यह सरकार बार बार कहती है यह तो पहले से चला आ रहा था। और क्या मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा नहीं था और उससे पहले नहीं था? लूट तो होती रहती है। और जब हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके भी जब हम सवाल देखते हैं तो वह भी कहते हैं लूट तो पहले भी हो रही थी। तो हमने सोचा कि आज कुछ पुराने आंकड़ों को भी आपके सामने रखते हैं। बहस गुंजाइश सरकारी आंकड़ों के लिहाज से बहुत कम होती है। आरबीआई का जो डाटा कहता है, सरकार का जो डाटा कहता है, वह खुद बताएगा आपको कि दरअसल मौजूदा वक्त में अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। शुरुआत इसलिए हमको लक्ष्मी विलास बैंक से करनी चाहिए क्योंकि वहां काम करने वाले तकरीबन 3565 कर्मचारियों के गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। क्योंकि अब यह बैंक सिंगापुर की बैंक ने अपने हाथ में ले लिया है। सिंगापुर का बैंक डीबीएस बैंक अब वो लक्ष्मी विलास बैंक को चलाएगा और इसके मातहत जितने भी खाते धारक थे उनकी सांसें ऊपर नीचे जा रही है। जो सोचते हैं कि महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी तो वो कहां जाएंगे, कहां से निकालेंगे, और अगर उनका पैसा पूरा उसी बैंक में जमा है तो फिर वो क्या करेंगे, किस रूप में करेंगे। और यह भी कोई अजूबी बात नहीं है कि बैंक के कर्मचारी और बाहर बैठे कॉर्पोरेट के अधिकारी या फिर बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले जो अलग अलग प्रमोटर्स रहते हैं, इनका एक नेक्सस काम करता है। यह नेक्सस सबसे बड़ा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के दौर में नजर आया जब पीएनबी के अधिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने 9,000 करोड़ से ज्यादा का चूना इस देश को लगा दिया। आइए जाए सिलसिले को आज समझ लीजिए क्योंकि सरकार जिन बातों का जिक्र करती है शायद आरबीआई के ही ये फैक्ट सरकार की बातों को निराधार कर दे। इसलिए आज हम तर्क नहीं करेंगे, सिर्फ आपके सामने कुछ तथ्यों को इस आधार पर रखेंगे क्योंकि जब 3 बैंक का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो इस देश के तकरीबन 5 लाख खाता धारक जिनके खाते या तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में थे या यस बैंक में थे या लक्ष्मी विलास बैंक में थे, और यहां काम करने वाले तकरीबन 23,000 से ज्यादा कर्मचारी, मुश्किल सभी के सामने आई। लेकिन सरकार बेफिक्र रहती है, वह कुछ हवा में दूसरे मुद्दे इस तरीके से उछाल देती है कि फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उसी को देखता और दिखाता है। वह भूल जाता है कि किसी के घर का चूल्हा, किसी के बच्चे की फीस, किसी के घर के भीतर की न्यूनतम जरूरत भी उसकी अपनी पूंजी जो बैंक में जमा है उस पर सरकार ने बंदिश यह कहकर लगाई है कि नियम कह रहा है यह बैंक डूब जाएगा क्योंकि इसका एनपीए बढ़ चुका है। लेकिन एनपीए होता क्या है, एनपीए दिया किसको गया और उससे क्यों नहीं वसूला जा सकता है, यह सारे सवाल है। लक्ष्मी विलास बैंक दरअसल जब तक छोटे व्यापारियों को कर्ज दे रहा था, धंधा चल रहा था, जैसे ही वो बड़े खिलाड़ियों के हिस्से में गया बैंक डूबने लगा। और यह स्थिति 2017 से शुरू होती है और यह कोई आज का बैंक नहीं है। यस बैंक तो फिर भी मान लीजिए 2004 में बना। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को भी अगर देखिएगा तो वह भी 1983-84 में बना था, लेकिन यह बैंक तो 1926 में बना है, यानी 99 साल इस बैंक को हो गए। और यह बैंक को एक ऐसे बैंक ने अपने हाथ में अब ले लिया है जो सिंगापुर से चलने वाला बैंक है और जिसकी उम्र अभी 50 साल भी पूरी हुई नहीं है। तो इसके मतलब क्या है और इसके मायने क्या है? लक्ष्मी विलास बैंक दरअसल इससे पहले जब छोटे लोगों को लोन देता था तो पैसा ले लेता था। 2016-17 के दौर में इसने 720 करोड़ रुपए आरएचएल होल्डिंग को दिए, जिसको 2 भाई चलाते हैं, एक नलविंदर सिंह है और दूसरे शिवलिंदर सिंह है। इन दोनों ने 720 करोड़ रुपए लोन लिए क्योंकि ये एक्स प्रमोटर थे रैनबैक्सी के, फोर्टिस हेल्थ केयर के, रेलीगेयर
फाइनवेस्ट यानी आरएफएल जो है, इसका दरअसल खाता लक्ष्मी विलास बैंक में था और इसने एक एफडी दी थी 400 करोड़ रुपए की, जो नवंबर 2016 में दी थी। उसके बाद जनवरी 2017 में इसने 350 करोड़ रुपए की फिर से एक एफडी दी और इन्हीं के नाम पर इन दो भाइयों ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर घपला किया और इस पैसे को, जो एफडी का पैसा था जो कि आरएफएल का था, उस पैसे को बैंक ने अपने हिस्से में लिया और नोटिस भेज दिया कि आपका पैसा जो लोन उठाया गया था वो हम वापस ले लेते हैं। इन्होंने शिकायत कर दी, सेबी में शिकायत की, ईडी सक्रिय हुआ। ईडी ने जब घपले को पकड़ा तो पिछले ही बरस गिरफ्तारी शुरू हुई और इस गिरफ्तारी में 2 कर्मचारी जो बैंक के थे और दोनों भाई जो मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि यह हो कैसे जाता है और इतनी बड़ी स्थिति में कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। प्रदीप कुमार, अंजनी कुमार, वहां के 2 कर्मचारी और ये दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल है कि इस बैंक की स्थिति डामाडोल जब हो रही थी तो इसके भीतर जिनके शेयर्स हैं उन्होंने कहा कि हम इसमें से बैंक को मर्ज कर लीजिए हमारे उसमें, इसके लिए आरबीआई से आपको इजाजत लेनी पड़ती है। आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिया, जी नहीं ले सकते हैं। इंडिया बुल्स के पास लगभग 5% स्टेक था। उसने कहा हम मर्जर की पहल करते हैं, आरबीआई ने नो कह दिया। उसके बाद क्लिंक्स कैपिटल है, उसने जब शुरुआत की तो फिर आरबीआई ने कहा वैल्यूएशन की गड़बड़ी हो रही है, वह भी पीछे उठ गया। स्थिति बिगड़ते चली गई और स्थिति आ गई सिंगापुर के बैंक डीबीएस बैंक के हाथ में। अब यह बैंक चला गया। जो इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उसकी जिम्मेदारी अब इसकी नहीं होगी, इनकी देने की नहीं होगी। तो ये चीजें किस रूप में चलती हैं और कैसे चलती है, इसका दूसरा हिस्सा इस रूप में समझ लीजिए कि सितंबर यानी 1 साल पहले जब चले जाइएगा, सितंबर 2019 में इस बैंक के ऊपर जो एनपीए था वो लगभग 21% था, जो मौजूदा वक्त में बढ़कर लगभग 25% हो गया है। एनपीए का मतलब होता है कितना कर्ज आपने दे दिया और कर्ज देने के बाद वो पैसा नहीं लौट के आ पा रहा है तो आप लॉस में आ जाते हैं। और सितंबर के क्वार्टर में इनका लॉस बढ़ के 397 करोड़ सिर्फ उस क्वार्टर में हुआ। उससे पहले 357 करोड़ उससे पहले लॉस था, यानी लॉस लगातार हो रहा है। तो कोई भी कहेगा कि आरबीआई ने तो ठीक काम किया, आरबीआई ने क्या गलत किया, लेकिन आरबीआई के पास अपना इतना पैसा होता है जिसके जरिए ये डूबते हुए बैंकों को बचाती है। और ये आज से नहीं, आजादी के बाद से इस देश में होते रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में आरबीआई से भी जब सरकार ने पैसे निकालने शुरू किए और बड़ी तादाद में पैसा निकाल लिया तो आरबीआई के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वह एक वक्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को देता, एक वक्त यस बैंक को देता, एक वक्त वो लक्ष्मी विलास बैंक को देता। जी नहीं, उसने बहुत साफ का नियम कायदे कहते हैं बैंक नहीं चल सकता है, नहीं चलेगा, और फिर उसको मर्जर के लिए विदेशी बैंक के हाथ में उसको दे दिया गया। तो आत्मनिर्भरता की एक परिभाषा यहां से भी शुरू होती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसके पैरेलल में एक छोटा सा कमेंट सुनिए। बीपीएल जो भारत पेट्रोलियम है उसके लिए भी 4 विदेशी कंपनियां खरीदना चाहती हैं। बिड लग चुकी है। भारत की तरफ से एकमात्र वेदांता है, वो खरीदना चाहता है, उसको वो लेना चाहता है कि ले ले 43,000 करोड़ में उसको लाभालाभ की एक पूरी की पूरी कंपनी मिल जाएगी। इसके पैरेलल में जब आइएगा, जब इस स्थिति में आ गए तो हमको लगता है यहां पर डीएचएफएल का भी सुन लीजिए। डीएचएफएल ने बैंक से ऊपर जो कर्ज लिया हुआ है उसके ऊपर 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और उसके लिए जो बिड लगाई गई है वो सबसे बड़ी बिड जो लगाई गई है वो अडानी के जरिए लगाई गई है। उन्होंने लगभग 31,000 करोड़ की बिड लगाई है। ऑक्ट्री जो है उसने 30,750 करोड़ रुपए की बिड लगाई है। उसके अलावा पीरामल और एससी लॉजी ने भी बिड लगाई हुई है। किसको मिलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, 1 जनवरी तक वह भी चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जितना कर्ज लिया गया है और जितने में खरीदा जा रहा है दोनों में बड़ा अंतर है। कर्ज चुकता कैसे होगा? जो पैसा दिया जा रहा है वो इतना कम क्यों? 88,000 रुपए का कर्ज है तो 31,000 करोड़ में आपको क्यों दे दें? बाकी का हिस्सा किधर जाएगा? सरकार अपने हिस्से में लेगी, रिजर्व बैंक को बोलेगी नोट छापना शुरू करो, हम भरपाई कर देंगे। क्या होगा? यही कमोवेश इस देश के भीतर में एक अजीबोगरीब पॉलिसी बार बार उभर कर आ रही है। लेकिन हम जब इस बात का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो चला आ रहा था और चलते चलते एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें रिजर्व बैंक के पास कोई स्थिति नहीं बचती है। तो हमको लगता है यहां सरकारें चलती कैसी है, इसके लिए एक स्थिति आपको जरूर देखनी चाहिए। जिस बैंक ने, जो सिंगापुर का जो बैंक है जिसने अपने तौर पर अब लक्ष्मी विलास बैंक को अपने हाथ में लिया है, वो बैंक जो है वह 50 साल पहले बना है। 50 साल पहले बनकर उसने काम करना शुरू किया, लेकिन उसने कमाल का काम शुरू किया। इस दौर में एक तरफ देखिए 1926 में बना हुआ बैंक, उसका टोटल एसेट जो है वह $7.6 बिलियन का है, जो भारत का बैंक है। जो सिंगापुर का बैंक है उसका $333 बिलियन का है। जो ऑपरेटिंग इनकम है वह भारत के बैंक की $7 मिलियन की है, तो उसकी $6.5 बिलियन की है। ये मिलियन में है, वो बिलियन में है। जो नेट इनकम तो थी इस बैंक की, जो अब कंगाली की स्थिति में आ गया, $37 मिलियन की। और दूसरी तरफ जो डीबीएस बैंक जिसके पास गया है वो 3.07 बिलियन, वो बिलियन में है, ये मिलियन में है।
इंप्लॉई इस बैंक में जो काम करते हैं, जो लक्ष्मी विलास बैंक है, 3,565 कर्मचारी काम करते हैं। वहां पर लगभग 24,174 कर्मचारी काम करते हैं। और इस दौर में ही बैंक बहुत तेजी से, सिंगापुर का यह बैंक उफान पे आया। उसका, भारत के लक्ष्मी विलास बैंक का कुल रेवेन्यू 360 मिलियन यानी लगभग 2,568 करोड़ होता है, और उसका दूसरी तरफ $10 बिलियन का है। यह अंतर इसलिए बताने की जरूरत है क्योंकि जब आप कोई बैंक को चलाते हैं देश के भीतर में, तो क्या देश के भीतर में बैंक की स्थिति अनुकूल है? आप कहेंगे लक्ष्मी विलास बैंक की स्थिति पहले कौन सी ठीक थी, उसे कौन जानता था? हमें लगता है कि आज उसका भी डाटा आपको बताया जाए और खासतौर से एक लकीर खींची जाए। जब 2014 में मोदी सरकार आई और उससे पहले जब मनमोहन सरकार थी, उससे पहले क्या स्थिति थी, चाहे वो एनपीए की स्थिति हो, बैंक दर बैंक की स्थिति हो, प्राइवेट बैंक की स्थिति हो, फॉरेन बैंक की स्थिति हो, पब्लिक सेक्टर बैंक, सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिसके जरिए ये देश चलता कैसे और कैसे चलाया जा रहा है, यह भी जानकारी होगी। इंडिविजुअल बैंक पे आ जाइए, क्योंकि ये सरकार बार बार कहती है कि पूरा का पूरा एनपीए तो मनमोहन सिंह सरकार के दौर का क्रिएट किया गया है। हम लोग भी जब नहीं पढ़ पाते थे तो समझते थे हो सकता है देश तो करप्शन में डूबा रहा और आज कोई करप्शन तो नेहरू के जमाने से करप्शन चला रहा है, लेकिन जी नहीं। इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ करते हुए इस देश को कैसे खोखला किया गया, उसकी एक तस्दीक देखिए। एसबीआई के साथ जो बैंकों की स्थिति थी, अब तो मर्जर हो गया बैंकों का। एसबीआई के साथ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर भी था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भी था, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर भी था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी था, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेणकोर भी था। तो एसबीआई और एसोसिएट सारे बैंकों को जब मिला दीजिएगा तो 2013-14 में जब मनमोहन सरकार आखिरी दौर में थी, कितना एनपीए था? उस वक्त 62,778 करोड़, 62,000 करोड़ का एनपीए था। लेकिन मौजूदा वक्त में ये बढ़ते बढ़ते, हम पिछले साल का डाटा दे रहे हैं, 2019 का दे रहे हैं, 2020 का डाटा भी नहीं आया है, 2019 में 62,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते यह 1,72,000 करोड़ पर पहुंच गया। उस वक्त एनपीए टोटल जो एडवांस होता है उसकी तुलना में 4.42% था एनपीए, जो बढ़कर अब 7.53% हो गया। चला रहा है, ठीक है, लेकिन कितना बढ़ा वह भी एसबीआई और उसके एसोसिएट बैंक्स के बीच में, यह एक डाटा है। दूसरा डाटा इलाहाबाद, हम रैंडमली लेते हैं, कुछ ही बैंक का लेंगे, सारे बैंकों का बताना ठीक नहीं है और वक्त भी शायद नहीं हो पाता है, लेकिन इलाहाबाद बैंक के ऊपर 2013-14 में 5,137 करोड़ रुपए का एनपीए था, जो अब बढ़कर 28,705 करोड़ हो गया। उस वक्त 3.92% था एनपीए, आज ये बढ़कर 17.55% हो गया। यह इलाहाबाद बैंक है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी याद आते ही पीएनबी याद आता है। पीएनबी के ऊपर उस वक्त यानी 2013-14 में जब आप चले जाइएगा तो 13,465 करोड़ रुपए एनपीए था। 13,465 करोड़ रुपए, इतना तो आप कहेंगे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ही ले गए। जी सही सोच रहे हैं, क्योंकि यह बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 78,473 करोड़, 78,473 करोड़ हो गया। उस वक्त 4.27% एनपीए था, जो ग्रॉस जमा होता है, जो एडवांस पूंजी होती है उसकी तुलना में, जो अब बढ़कर 15% हो गया। कैनरा बैंक के ऊपर उस समय 6,260 करोड़ का एनपीए था 2013-14 में। 2019 में यह बढ़कर 39,224 करोड़ हो गया, 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। उस वक्त 2.5% था, आज बढ़कर 8.23% हो गया। यह एक पूरी फेरिस्त है, और इसी फेरिस्त में आइए, हम जब आपसे जिक्र कर रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक का, तो लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर भी 2013-14 में सिर्फ 459 करोड़, 459 करोड़ यही एनपीए था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1,18,923 करोड़। यह उसका पूरा एडवांस था उस वक्त का, लेकिन यह बढ़ा कितना, इस बढ़ने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट हम दिखाते हैं। यह लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर 2013-14 में 459 करोड़ रुपए का एनपीए था, जो मौजूदा वक्त में बढ़ते बढ़ते सितंबर 2025 में 4,063 करोड़ हो गया। कल्पना के परे है। यानी उस वक्त सिर्फ 3.87 था, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते लगभग 25% एनपीए हो गया। तो लक्ष्मी विलास बैंक उस समय ठीक कर रहा था, आज क्यों गड़बड़ कर रहा है? यहीं से बात शुरू होती है कि वातावरण अगर ऐसा बना दीजिए जहां लूट की स्थिति आ जाएगी, तो फिर कोई बैंक कैसे बचेगा, और कोई भी बैंक ऐसे लोगों को लोन क्यों नहीं देगा जो राजनीतिक तौर पर प्रभावित करते हो, और राजनीति ऐसे लोगों को लोन क्यों नहीं दिलाएगी जो कि राजनीतिक फंडिंग के लिए मददगार होते हैं? बड़ा छोटा सा हिसाब किताब है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि भारत की पॉलिटिक्स कॉस्टली होती चली जा रही है, जिससे कोई आम व्यक्ति उसमें शिरकत ही ना कर सके। रुकावट है
ईडी है, आईटी के तौर पर है, वो छापे मारेगी ही। लेकिन छापे कभी आपने सुना कि बीजेपी के दफ्तर में पड़ गया या किसी बीजेपी के नेता के घर पे पड़ गया, या जिसके पास ब्लैक मनी थी जो इलेक्शन के लिए पैसा ले जा रहा था उसको पकड़ लिया गया और पकड़ लिया गया तो पैसा जब नहीं सुनेंगे आप, ये बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन ये पैसे के मूवमेंट्स बैंक से ही हो रहे हैं, बैंक में हमारा ही आपका पैसा जमा है और एक के बाद एक बैंक जब हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो हो सकता है कल कोई भी बैंक फिर उस कैटेगरी में आ जाए। अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो, क्योंकि सरकार को पैसे की जरूरत है तभी तो वह फायदे वाली भारत पेट्रोलियम को 43,000 करोड़ में 53% स्टेक बेचने जा रही है और उसमें बोली लगाने वाले भारत के भी एक शख्स हैं, वेदांता अग्रवाल जी, वह भी हैं और बाकी 4 विदेशी कंपनियां भी हैं। अजीबोगरीब स्थिति। और भारत के भीतर भी कैसे जो गवर्नमेंट के नजदीक अडानी बोली लगा रहे हैं, डीएचएफएल हमें दे दीजिए 31,000 करोड़ में, एनसीएलटी हो सकता है कल दे भी दे। लेकिन यह एक इकोनॉमिक ढांचा है जिसमें अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना है और खिलवाड़ के बाद जो पूंजी आ रही है उसको अपनी हथेलियों में समेटे रखना है और पूंजी के जरिए सत्ता को बनाए रखना है। यह एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के भीतर में हमको लगता है कुछ सच और जानना चाहिए और बड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पब्लिक सेक्टर बैंक, अब ओवरऑल में आ जाइए। पब्लिक सेक्टर बैंक के मातहत 2013 में जो टोटल ग्रॉस एनपीए था वह 1,64,461 करोड़ का था, टोटल ग्रॉस एनपीए 2013 में। 2019 में यह 7,39,541 करोड़ का हो गया। कितने गुना बढ़ गया। इस दौर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, XYZ कोई नहीं था, बहुमत के साथ बीजेपी थी, तो पैसा बैंक क्यों दे रहा था। हम रिटर्न ऑफ का जिक्र यहां नहीं कर रहे हैं जो बुक ठीक करने के लिए सरकार ने कहा कि आप अपने बुक से हटा दीजिए, वो जिक्र नहीं है, ठोस जिक्र है। इसका मतलब यह है कि अगर परसेंटेज देखिएगा तो 2013 में 3.69% था एनपीए। कौन सा सेक्टर? पब्लिक सेक्टर के बैंक। और अब 2019 में 11.59% है, जो कहा जा रहा है कि बढ़ भी सकता है आने वाले वक्त में, कम तो नहीं होगा, बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी डामाडोल है। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं उन पर भी सरकार ने बोझ डाला है। 2013 में सिर्फ 20,762 करोड़ का एनपीए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर था। जो लक्ष्मी विलास बैंक है वो भी प्राइवेट सेक्टर में ही आता है। और उस समय और अब के बीच का अंतर देखिए, 2019 में यह बढ़कर 1,83,604 करोड़, यानी 20,000 करोड़ से 1,83,604 करोड़ पर पहुंच गया इन्हीं 6 सालों में। यानी उस वक्त 1.79% था, आज बढ़कर 5.33% हो गया। फॉरेन बैंक पे भारत सरकार की नहीं चलती है, तो फॉरेन बैंक का एनपीए एक अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, वो वर्ल्ड वाइड मेंटेन करता है, लगभग 2 से 3% रहता है उसका अपना एनपीए, उससे ज्यादा नहीं जाता है कभी भी। 2013 में उसका एनपीए था 7,970 करोड़, जो कि बढ़ा है 12,242 करोड़ पर हुआ है। लेकिन जो उसके पास पूंजी आती है और जो उसके एडवांस पैसे थे, जैसे उस समय पैसा था 2,68,967 करोड़, अब बढ़कर ये 4 लाख करोड़ हो गया है। तो उस लिहाज से उस समय 2.96% एनपीए था, आज ये 3.01% है। और जब सभी कॉमर्शियल बैंक को मिला दीजिएगा एक साथ, तब आप स्थिति में आइएगा तो 2013-14 में जो मनमोहन सिंह लास्ट जब जा रहे थे, उस समय टोटल कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर एनपीए जो ग्रॉस एनपीए था 1,93,194 करोड़, 1,93,194 करोड़, जो कि 2019 में बढ़कर 9,36,474 करोड़, 9,36,474 करोड़। उस समय 3.23% था, यह बढ़कर 2019 में 9.10% हो गया। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे देशों के साथ ऐसा होता है, उसका ढांचा बताएं उससे पहले जरा एक चीज और समझ लीजिए। जब कितना पैसा है, पैसे के तौर पर इसको समझिए, हम आपको कुछ बताते हैं जिससे आप समझिएगा। 2007-8 में जब मनमोहन सिंह सरकार पहले टर्म में थे, उस समय एनपीए भारत के ऊपर जो बैंकों पर था वह 40,452 करोड़ टोटल था, जो 2.3% होना है। 2007-8 से छलांग मारिए और सीधे आ जाइए 2013-14 में, यानी लगभग आपने 7 साल की छलांग मार दी। 7 साल की छलांग के बाद ये 40,000 से पहुंच गया 2,27,000 करोड़ पे, 3.8% बैंक पे एनपीए है। और इस 2013-14 के बाद जब आप 5 साल की छलांग मारेंगे तो ये 2,27,000 से बढ़कर पहुंच जाता है लगभग 8 लाख करोड़। उस समय 3.8% था, ये बढ़ते बढ़ते 11.5% हो जाता है। ऐसी स्थिति के भीतर में अगर कौन से हिस्से होते हैं जिन्हें आप लोन देते हैं, कितना लोन देते हैं, कैसे लोन देते हैं, इसका भी ढांचा बड़ा क्लियर कट है। जो लोन दिया गया, जो हम आखिरी हिस्से में आ रहे हैं मौजूदा वक्त में, जो एग्रीकल्चर को जो लोन दिया गया उसके ऊपर कितना लोन है। एग्रीकल्चर के ऊपर एनपीए है 11,94,000 करोड़। यह डाटा जो है सितंबर में आरबीआई ने जारी किया है, 91 ट्रिलियन का ये डाटा है, यानी 91 लाख करोड़ का ये डाटा है, जिसमें 11,94,000 करोड़ कृषि से जुड़े मामलों में एनपीए है। इंडस्ट्री पर
29,35,000 है, सर्विस सेक्टर पर 24,98,000 है और पर्सनल लोन 24,090 करोड़ है। यह एक स्थिति है जिसमें एग्रीकल्चर के हिस्से में सबसे कम है। इंडस्ट्री, सर्विस और पर्सनल लोन ये कमोवेश 25 लाख से 30 लाख के बीच में इनको लोन दिया गया, जो 91 लाख का डाटा जो आखिरी निकल कर आया है। और जो जिस बात का हम जिक्र आपसे करना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में तमाम देश ऐसी स्थिति है, भारत की ही स्थिति है इतनी ज्यादा बुरी। अमेरिका में 0.9% एनपीए है, यूके में 1.1% एनपीए है, जर्मनी में 1.2% है, साउथ अफ्रीका 3.7%, जिसे बहुत ज्यादा माना जाता है, चाइना 1.8%, भारत 9.5% क्रॉस कर गया। हम आपसे 18-19 का डाटा ये बता रहे हैं जो सरकार के जरिए जारी हुआ है, जो अब 10% पार कर चुका है इस स्थिति में। और आखिरी सच यह है कि सरकार, जब हम आपसे कह रहे हैं कोई सरकार चलाने जानती है कि नहीं इस देश को भी, यह भी एक सवाल है। क्योंकि इस देश के भीतर में सबसे बड़ा सवाल इस दौर में यही हो गया, रोजगार कहां से पैदा करेंगे। तो आप इंडस्ट्री तो डेवलप कर नहीं पा रहे हैं, इस देश में जो इंडस्ट्री थी वह भी डूब रही है। नई स्थिति में डेमोनेटाइजेशन के बाद से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिमोलिश हो गया। सच देखिए, आखिरी सच, जिस समय मनमोहन सिंह जा रहे थे उस समय भारत के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और आज कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। उस वक्त कर्मचारियों की संख्या 12,91,542, 12,91,542 इन 2013-14 मनमोहन सिंह एरा। मोदी एरा जो 18-19 में आइएगा तब यह बढ़ा है 13,63,508, 13,63,508। बढ़ा कितना? आपके जहन में सवाल, इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो निकल आएगा। 5 साल में यह बढ़ा 71,966, यानी 5 साल में जो नौकरियां मिली 71,966। लेकिन यह आखिरी सच नहीं है। जब बैंकों का मर्जर सरकार ने शुरू किया है उसके बाद स्थिति यह हो गई है कि जो परमानेंट काम कर रहे थे उसमें लगभग 45,000 की नौकरी चली गई और जो ओवरऑल 5 साल में बैंक के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या है वह सिर्फ 26,160 कर्मचारी बढ़े हैं। यानी हर बरस 5,000 से ज्यादा नौकरी बैंकों में दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं, और जो दिया जा रहा था बैंक मर्जर के बाद 45,000, उसमें से भी माइनस कर दीजिए। यानी स्थिति पुरानी ही है लेकिन एनपीए पुराने से कई ज्यादा है। और जो पैसा लिया गया, क्योंकि जब हम इन बात का जिक्र करते हैं तो ये आपके दिमाग में तुरंत यस बैंक इसलिए आना चाहिए क्योंकि यस बैंक से जो पैसा जिन लोगों ने लिया उसमें सारे महान लोग थे। उसमें अनिल अंबानी ग्रुप था, उसमें एसएल ग्रुप था, उसमें डीएचएफएल खुद था, उसमें कॉक्स एंड किंग्स था, उसमें खेतान ग्रुप था, उसमें थापर ग्रुप, सभी ने पैसे लिए थे। पैसे कोई नहीं लौटाता है। इस देश की इकोनॉमी में लक्ष्मी विलास बैंक की खबर, जो कि उन कर्मचारी जो वहां पर 3,565 कर्मचारी हों या 1 लाख से ज्यादा जो खाता धारक हों, क्योंकि इस देश के भीतर में लक्ष्मी विलास के भी 570 ब्रांचेस खुले हुए हैं। यस बैंक के तो 1,000 ब्रांचेस थे, देश भर में फैले हुए थे। तो आप अपनी पॉलिसी के तहत लूट के लिए ऐसे माध्यमों को अपना हथियार बना रहे हैं जो पॉलिटिकल तौर पर आपको मजबूत करता चले। यह एक न्यू इकोनॉमी है भारत की, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पर चल रही है। और शायद इसीलिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि वाकई अर्थव्यवस्था चलाना और संभालना मौजूदा सरकार के बूते में नहीं है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।